नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पे। तो यूपी टेट सीरीज में सीडीपी का ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। उम्मीद है आपने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा और उसमें जितने भी बार बार रिपीट होने वाले कॉन्सेप्ट हैं उनको लेके हमने जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया और उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चंस भी वहाँ पे प्रीवियस ईयर रखे थे, ताकि आपको ये अंदाज़ा लग सके कि जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ सीख रहे हैं उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ रखे हैं एग्जाम में। तो वो क्लास आपने देख ली होगी और मैंने ये भी बोल रखा था कि पोर्टल पे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वेबसाइट का, वहाँ पे 30 क्वेश्चंस का एक एडिशनल टेस्ट सीरीज भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं, ताकि आप वहाँ पे एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। लगभग 14 से 15 क्लासेज होने वाली हैं, तो सारे सीडीपी से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में वो आपको यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। और 15 क्वेश्चंस क्लास में और 30 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज, यानी कि लगभग 600 प्लस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाने वाले हैं। 600 में से बड़े आराम से आपको 30 क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं और सीरियस कैंडिडेट्स टेस्ट को रात में 10 से 11 बजे के बीच में वो लाइव होगा, वहाँ पे जाके अगर अटेम्प्ट करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है और बड़े आराम से आप सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और आप समझ रहे हैं 90 प्लस पे आपका क्वालिफिकेशन है यूआर कैटेगरी में, तो अगर 30 मार्क्स आप सीडीपी से पा रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर होगा आपके लिए। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे लैंग्वेज क्रिएटिविटी एंड फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास बच्चे में किस तरीके होती है, सृजनात्मकता बच्चे के रेफरेंस में, यानी कि सृजनात् क्रिएटिव बच्चे कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, और विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हमने पहले क्लास में भी डिस्कस करा था कि जेनेटिक्स और इन्वायरमेंट दोनों रोल प्ले करते हैं, थोड़ा और डिटेल में उसको देखेंगे। और बाद में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर आ रखे हैं उन क्वेश्चंस को पिक करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं डिटेल में। लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बात करेंगे कि बच्चे में भाषा का विकास किस तरीके होता है, अलग अलग स्टेजेज कैसे भाषा विकास की होती हैं, और उससे रिलेटेड थ्योरीज जो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की हैं उनको भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं और हम यहाँ पे उन सारे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करना चाह रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। तो भाषा विकास पे चर्चा करेंगे। क्रिएटिविटी, बच्चों में क्रिएटिव बच्चे कौन से होते हैं, उनमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए किसी बच्चे में क्रिएटिविटी के लिए, इसमें गिलफर्ड का नाम आता है, एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपने पैरामीटर्स दे रखे हैं। फिर हम फैक्टर्स की बात करेंगे कि भाषा विकास में उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, जेनेटिक्स को डिटेल में देखेंगे, और फिर इन्वायरमेंट को। प्याजे और वाइगॉत्स्की, साथ साथ बीएफ स्किनर की भी थ्योरी हम देखेंगे। ये तीन मनोवैज्ञानिक, प्याजे, वाइगॉत्स्की और स्किनर, तीनों की हम थ्योरीज देखेंगे कि भाषा विकास के संबंध में इनके सिद्धांत क्या हैं। और सबसे लास्ट में हम देखने वाले क्लास में 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपको क्लियरली आइडिया दे देंगे कि आज की क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में रखे हुए हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भाषा विकास का तात्पर्य क्या है, भाषा विकास का अर्थ क्या है? तो भाषा विकास का अर्थ ये है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चे के जन्म से लेकर उसके एक्सप्रेशन तक, यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो अपने आसपास सराउंडिंग से कम्युनिकेट कैसे करेगा। जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, सबसे पहले वो रोता है। तो उसका फर्स्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन आसपास से, अपने इन्वायरमेंट से क्या होता है, रो कर। बच्चा जन्म के समय रो कर अपने आसपास से कम्युनिकेट करता है। तो यही फर्स्ट कम्युनिकेशन हुआ। ठीक है, यहाँ से लेके बच्चा जब फ्लुएंसी के साथ बोलना सीख जाता है, वहाँ तक की उम्र को हम अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि किस उम्र की अवस्था में वो कितना सीख पाता है भाषा के संबंध में। भाषा विकास मेजरली लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सब कुछ होता है, बट हम यहाँ पे स्पीकिंग के कॉन्सेप्ट में स्टेजेस बना के यहाँ पे रखा हुआ है कि अलग अलग उम्र में कितना विकास बच्चे में हो पाता है। एक नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे जो स्लाइड में लिखी हुई, नोम चॉम्स्की। मैंने फर्स्ट क्लास में भी बोला था और फिर से बोल रहा हूँ कि जब भी भाषा विकास की बात होगी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, मनोवैज्ञानिक है नोम चॉम्स्की, जिन्होंने बताया था कि इनकी थ्योरी भी है, अभी आगे देखेंगे, कि सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड जो बच्चे में होता है ना भाषा विकास के लिए, बच्चा जन्म लेता है फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, तो सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड जो होता है वो 0 से 6, यानी कि 0 से 6 वर्ष तक की अवस्था होती है, जो सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। नॉम चॉम्स्की ने इसको बताया था। अब जरा हम वो स्टेजेस देख लेते हैं जो भाषा विकास की अलग अलग अवस्थाएं, क्योंकि इससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है आपसे, ये रेंज याद रखेंगे।
0 से 3 माह की उम्र में बच्चा गुनगुनाता है, यानी कि वॉवेल्स सिंपली आ ऊ ऐसे मतलब सिंपल वॉवेल्स फॉर्मेट में वो बोल पाता है, सिर्फ स्वर निकलते हैं। 3 से 6 माह की अवस्था में बच्चा क्या होता है, कॉन्सोनेंट की मिक्सिंग होने लगती है, बट अभी कोई सार्थक शब्द नहीं बोल पाता है। 3 से 6 माह की अवस्था में भी बच्चा कोई सार्थक शब्द नहीं बोल पाता, लेकिन हाँ, जो पहले सिंगल वॉइसेज निकलती थी अब कॉन्सोनेंट की मिक्सिंग करके बोल लेता है। फिर 9 से 18 माह की अवस्था में होलोफ्रेस्टिक एज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चा एक शब्द बोल लेता है, जैसे पापा बोल लिया, मम्मा बोल ले रहा है, तो ऐसे एक शब्द पूरा पूरा बोल पा जाता है। ये होलोफ्रेस्टिक एज होती है। रेंज याद रखिएगा, 9 से 18 माह की अवस्था में। फिर 18 से 24 माह की अवस्था में, यानी 1 साल के ऊपर, अब टेलीग्राफिक टाइम पीरियड होता है, यानी कि अब बच्चा 2 शब्दों को एक साथ बोल पाएगा मिक्स करके, ठीक है। और 2 वर्ष से 5 वर्ष तक की अवस्था में फुल सेंटेंसेज बोलने लगता है बच्चा। तो ये रेंज याद रखेंगे कि 0 से 3 माह की अवस्था में कूइंग होती है, 3 से 6 माह की अवस्था में बैबलिंग, 9 से 18 माह में होलोफ्रेस्टिक, 18 से 24 माह में टेलीग्राफिक, और 2 से 5 माह में, सॉरी 2 से 5 साल में पूरा सेंटेंस बोलना सीख जाता है। तो भाषा विकास की ये अलग अलग अवस्थाएं हैं, ये एज के रेंज के हिसाब से याद रखेंगे। एज इट इज क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है। अभी बात करेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है, सृजनात्मकता का चाइल्ड डेवलपमेंट से क्या लेना देना है, और ऐसे कौन से बच्चे होंगे जो क्रिएटिव कहलाएंगे। ऐसे आपने सुना होगा ना, ये इंसान बड़ा क्रिएटिव है, तो कौन सा बच्चा क्रिएटिव है, कौन सा बच्चा क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है। और इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने अपने पैरामीटर्स भी दिए हैं क्रिएटिविटी को पता करने के, कि ये बच्चा क्रिएटिव है। तो हम लोग देखते हैं ज़रा इसको डिटेल में। क्रिएटिविटी का तात्पर्य क्या है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस समथिंग न्यू, ओरिजिनल, यूजफुल, दैट इज नॉट अ रूटीन इमिटेशन। यानी कि कोई भी कार्य सृजनात्मक होगा अगर वो नया है, मौलिक है, उपयोगी है। यानी कि क्या, वो नया होना चाहिए। ऐसा नहीं कॉपी, आपसे कोई प्रॉब्लम पूछी गई और आपने कॉपीड आंसर दे दिया, पहले से जो आंसर बुक में रखा आपने वही आंसर बोल दिया, तो ये ओरिजिनलिटी को डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो क्रिएटिव टास्क, क्रिएटिव कार्य, सृजनात्मक कार्य तभी होगा कोई जब वो नया हो, मौलिक हो और उपयोगी हो। यहाँ पे एक नाम मैंने लिख रखा है, याद रखेंगे, गिलफर्ड। ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बोला है कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिव बच्चा है तो उसमें और कुछ हो ना हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। 2 तरीके की थिंकिंग आप पेपर जब सॉल्व कर रहे होंगे ना, और सीडीपी कहीं भी किसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आ रहा है, तो अगर क्रिएटिविटी वर्ड आ रही है तो 2 तरीके की थिंकिंग आप सुनेंगे, एक होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग, एक होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अभी यूपी टेट का आप एग्जाम देने जा रहे हैं ना, तो क्या होगा, एमसीक्यू फॉर्मेट में पेपर होंगे, 4 में से एक ऑप्शन सही होगा और आप उसको गोला भर देंगे। आप कुछ अलग से नहीं लिख पाएंगे कि मैंने ये फॉर्मूला यूज किया, मैंने ये थ्योरम यूज किया, या मैंने इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व किया। नहीं, आपको एक गोला भरना है बस। किस तरीके से आपने किया वो मेथोडोलॉजी वहाँ पे नहीं दिखा सकते। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे आप बाउंडेड हैं, एक ही उत्तर दे सकते हैं, वो केस होता है कन्वर्जेंट थिंकिंग का। और जब आप ने बोर्ड परीक्षा दी होगी तो आपने देखा होगा एक प्रश्न होता है और उसका सभी बच्चे अपनी अपनी भाषा में अलग अलग उत्तर लिखते हैं, तो ये उदाहरण हो गया डाइवर्जेंट थिंकिंग का। एमसीक्यू एग्जाम पैटर्न कन्वर्जेंट थिंकिंग का एग्जाम्पल है, और जो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का है। अगर एक प्रश्न का एक ही उत्तर आप दे रहे हैं, यानी कि आपकी थिंकिंग कन्वर्जेंट है। और अगर एक ही समस्या के लिए, एक ही प्रॉब्लम के लिए अलग अलग थॉट्स आपके ब्रेन में आ रहे हैं, अलग अलग थॉट्स आपके ब्रेन में आ रहे हैं, यानी कि एक ही प्रॉब्लम के डिफरेंट सॉल्यूशंस आप सोच पा रहे हैं, तो आपकी थिंकिंग डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग को यहाँ से ऐसे समझेंगे। और हमेशा याद रखेंगे कि सीडीपी में डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव वर्ड है और कन्वर्जेंट थिंकिंग निगेटिव वर्ड है, तो आपको हमेशा डाइवर्जेंट थिंकिंग के साथ में रहना है, ठीक है। अब जरा देख लेते हैं वो कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि सृजनात्मक बच्चों की विशेषताएं क्या क्या होंगी। नंबर 1, गिलफर्ड ने कहा है तो मानेंगे ही कि सृजनात्मक बच्चों में डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, वो एक ही समस्या के अलग अलग समाधान सोच सकते हैं। सृजनात्मक बच्चा क्यूरियस होगा, हमेशा जिज्ञासा होगी उसके अंदर, अपने आसपास की चीज़ों को जानने की, चीज़ों को, हर एक चीज़ को जानने की जिज्ञासा उसमें होगी, वो क्रिएटिव बच्चा कहलाएगा। उसके विचारों में लचीलापन होनी चाहिए, क्या, कि वो ऐसा नहीं कि एक ही उत्तर पकड़ के बैठा है मेरा आंसर ही सही है, नहीं, वो हर एक रास्ते को तरासेगा, हर एक विचार को आसानी से ग्रहण कर लेगा अगर वो लॉजिकली सही है। तो उसके थॉट्स में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक ही आंसर पकड़ के बैठा है। ठीक, ए फॉर एप्पल होता है तो एप्पल है, ए फॉर
आंट नहीं हो सकता है, ए फॉर कुछ और नहीं हो सकता क्योंकि उसने एप्पल पढ़ा है, तो ऐसा बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा। उसके थॉट्स में लचीलापन होना चाहिए, बी फॉर बॉल भी होता है, बी फॉर बॉय भी होता है, दोनों को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा बच्चा क्रिएटिव कहलाएगा। ठीक है, तो उसके थॉट्स में लचीलापन होना चाहिए। ओरिजिनलिटी मेन फीचर है कि जो भी वो अपने विचार व्यक्त करे वो उसके खुद के मौलिक हों, ऐसा नहीं है कि किसी से कॉपी करके वो कुछ बोल रहा है। और जो क्रिएटिव बच्चा होगा उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होनी चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता, क्योंकि अगर कुछ नया करना है, जो चीज़ पहले से हो रखी है उससे हट के कुछ करना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो सृजनात्मक बच्चे में रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी होती है। कंसंट्रेशन तो हर एक टास्क के सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं, वीडियो ओपन करके आप देख रहे हैं मुझे, तो अगर आप क्लास में 100% नहीं मेरे साथ इंगेज्ड हैं कोई कॉन्सेप्ट को समझने में और क्वेश्चंस का आंसर देने में, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कंसंट्रेशन नहीं है, सक्सेस आपको वैसे ही नहीं मिल पाएगी। तो फोकस करना है आपको। क्रिएटिव बच्चे में भी ये सारे फीचर्स होने चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन। गिलफर्ड का नाम एक बार फिर से नीचे मैंने मेंशन कर रखा है, याद रखेंगे कि गिलफर्ड के लिए क्रिएटिविटी का मतलब सीधा सीधा है डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि उसमें अपसारी चिंतन होना चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। और 4 फैक्टर्स भी इन्होंने गिलफर्ड ने बताए हैं, इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हैं FFOE से। इसको शॉर्टकट में आप ऐसे याद रखिए, FFOE। ये 4 इन्होंने पैरामीटर्स दे रखे हैं क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, इन्होंने गिलफर्ड ने 4 पैरामीटर्स दे रखे हैं। फर्स्ट एफ स्टैंड्स फॉर फ्लुएंसी, यानी कि जब आपने बच्चे को प्रॉब्लम दिया तो कितनी स्पीड में अलग अलग थॉट्स उसके ब्रेन में वो कलेक्ट कर सकता है अल्टरनेट तरीके। ठीक है, एक प्रॉब्लम आपने बच्चे को दिया तो उसके सोल्यूशन के लिए अलग अलग कितने रास्ते, वो जल्दी से उसके ब्रेन में थॉट कितने फ्लो में आ रहे हैं, उसको बोलते हैं कि फ्लुएंसी होनी चाहिए बच्चे में। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि बी फॉर बॉल और बी फॉर बॉय, दोनों को एक्सेप्ट करने की क्षमता बच्चे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको बी फॉर बॉल पढ़ाया गया है तो अब वो बॉय एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, नहीं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, ओ फॉर ओरिजिनलिटी, मौलिकता होनी चाहिए उसके विचारों में। ई फॉर इलेबोरेशन, इलेबोरेशन का मतलब क्या है कि जब वो उत्तर लिखे तो हर एक डायमेंशन पे उसने सोचा हो, यानी हर एक आयाम पे उसके विचार हों, ऐसे नहीं कि हवा हवाई उसने उत्तर दे दिया किसी प्रश्न का, हर एक चीज़ पे उसने प्रॉपरली सोचा हो, तो इलेबोरेटिव आंसर हो उसका। तो यहाँ पे गिलफर्ड के हिसाब से 4 पैरामीटर्स जो हैं वो हैं FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। ये आप याद रखेंगे। तो क्रिएटिविटी के रिस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन बन रहा है ना, तो आपकी इसी स्लाइड से सारे की पॉइंट्स हो सकते हैं। अगर क्रिएटिविटी से कोई भी क्वेश्चन बना तो आपको गिलफर्ड को याद रखना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को याद रखना है और ये सारे की पॉइंट्स FFOE को याद रखना है, तो यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे देखते हैं। अभी फर्स्ट क्लास में भी हमने देखा था कि चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले 2 कारक थे, एक हेरिडिटी था, एक इन्वायरमेंट था। यहाँ पे हम डिटेल से देखेंगे कि हेरिडिटी पॉसिबली, ज़रूरी नहीं है कि हेरिडिटी जेनेटिक्स से ये सारे फीचर्स ट्रांसफ़र हो ही जाएँ बच्चे में, लेकिन पॉसिबल है कि जेनेटिक्स किन-किन फीचर्स को बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकता है। तो हम, अच्छा, जेनेटिकली ट्रांसफ़र होने का क्या मतलब आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे किसी के पेरेंट्स में अगर किसी के बाल घुघराले हैं तो पॉसिबल है कि बच्चे के बाल घुघराले हों। अगर पेरेंट्स का कलर जो है, स्किन कलर वो फेयर है, तो ऐसा पॉसिबल है कि बच्चे का कलर भी फेयर हो। तो ऐसे जो फीचर्स पेरेंट्स से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक्स, वंशानुक्रम। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा फीचर है जो ट्रांसफ़र हो सकता है। तो फिजिकल ट्रेट्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हाइट, वेट, आई कलर, स्किन कलर, फेशियल फीचर्स, ये पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं है। आई रिपीट अगेन एंड अगेन कि ज़रूरी नहीं है ये फीचर्स ट्रांसफ़र हों, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि फिजिकल ट्रेट्स कॉपी हो जाएँ बच्चे में। मेंटल ट्रेट्स की भी पॉसिबिलिटी है कि इंटेलिजेंस लेवल, मेमोरी लेवल और स्पेशल कुछ एप्टीट्यूड्स वो भी ट्रांसफ़र हो जाएँ। इमोशनल टेंडेंसीज़, अगर किसी के पेरेंट्स ज़्यादा इमोशनल हैं तो मे बी बच्चे में वो क्वालिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पे एक नाम मैंने लिखा भाषा विकास में, नॉम चॉम्स्की, मैंने अभी पहले भी बोला था फर्स्ट स्लाइड या सेकंड स्लाइड में। नॉम चॉम्स्की का कहना क्या है कि हर बच्चा जन्म के समय रो के खुद को एक्सप्रेस करता है, उसके बाद वो कूइंग करता है, फिर बबलिंग करता है, फिर होलोफ्रेस्टिक, टेलीग्राफिक, ये अवस्थाएं उसमें आती हैं। और समाज का हर एक बच्चा इसी तरीके से यूनिवर्सल पैटर्न में बड़ा होता है और भाषा विकास उसके अंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा खुद करता है और ये सीखने के लिए वो एक यंत्र लेके, एक डिवाइस लेके पैदा होता है। वो कोई ब्लूटूथ ईयरबड और ऐसे कोई डिवाइस
फिजिकली कोई डिवाइस लेके नहीं पैदा होता, लेकिन चॉम्स्की कहते हैं कि वो एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD, जिसको भाषा अर्जन यंत्र उन्होंने कहा। उन्होंने बोला हर बच्चा खुद से भाषा सीखता है और वो एक डिवाइस लेके पैदा होता है, जन्मजात लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो कहीं भी अगर भाषा विकास की बात हो रही है, नोम चॉम्स्की की बात हो रही, तो इनके LAD को यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को याद रखेंगे कि चॉम्स्की ने कहा है कि हर बच्चा भाषा खुद से सीखता है और भाषा विकास यंत्र लेके पैदा होता है। ठीक है। और सृजनात्मक चिंतन जो होता है ना, ये कभी कभी पॉसिबल है कि क्रिएटिविटी भी जेनेटिक्स से ट्रांसफ़र हो जाए। ये जितने मैंने बताया ना कि ये पॉसिबल हैं, ज़रूरी नहीं है। अब जेनेटिक्स बाल विकास को प्रभावित करता है, इससे जुड़े हुए किन किन पॉइंट्स पे क्वेश्चंस यूपी टेट में आए हैं, वो पॉइंट्स हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है कि हेरिडिटी सेट्स द लिमिट, इन्वायरमेंट डिटरमाइंस हाउ फॉर द चाइल्ड रीचेज विद इन द लिमिट। जो हेरिडिटी होती है ना, वो लिमिट फिक्स करती है और इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि कहाँ तक ग्रोथ कर पाएगा बच्चा अपने जीवन काल में। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। आप मानिए कि एक बच्चा अगर जन्म से अंधा है, एक बच्चा जन्म लेता है, उसकी दोनों आँखों में रोशनी नहीं है, तो ये जेनेटिकली उसको मिला, ठीक है। हेरिडिटी ने, वंशानुक्रम ने अगर ऐसा डिसाइड कर दिया कि उसकी आँखों में रोशनी नहीं है, लेकिन इससे ये तय नहीं होता कि बच्चा अपने जीवन काल में क्या-क्या अचीवमेंट्स करेगा। अगर उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अच्छी है, अच्छे परिवार में जन्म लिया है, उसके पेरेंट्स पढ़े-लिखे हैं, तो वो एनवायरनमेंट सपोर्ट से हो सकता है कि बड़े-बड़े अचीवमेंट्स अपने जीवन में कर ले। तो एनवायरनमेंट डिटरमाइन करेगा कि बच्चा किस लिमिट तक पहुँचेगा, कितनी अचीवमेंट्स करेगा, ठीक है। लेकिन हेरिडिटी एक बाउंड्री सेट कर देती है कि यहीं तक जा सकते हो। आँखों की रोशनी अगर नहीं दे के भेजा या एक पैर दे के नहीं भेजा हेरिडिटी की वजह से, तो वो पॉसिबिलिटी है कि जो चीज़ नहीं है वो नहीं रहेगी, लेकिन एनवायरनमेंट डिटरमाइन करेगा कि आपकी अचीवमेंट्स कहाँ तक जा सकती है। तो हेरिडिटी एक बाउंड्री फिक्स कर देता है, एनवायरनमेंट के सपोर्ट से आप मैक्सिमम अचीवमेंट्स कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट और है, गाल्टन एक और मनोवैज्ञानिक थे, इनका नाम कम ही सुनेंगे आप, लेकिन फिर भी कभी कभी आ सकता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे पॉइंट डाल दिया है कि गाल्टन ने ट्विन, जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनको अध्ययन किया और इन्होंने ये ऐसा माना, गाल्टन का ऐसा मानना था कि इंटेलिजेंस के रिस्पेक्ट में, बुद्धिमत्ता के रिस्पेक्ट में ये हेरिडिटी ज़्यादा रोल प्ले करती है। यानी अगर पेरेंट्स बुद्धिमान हैं तो ज़्यादा संभावना है कि उनके बच्चे बुद्धिमान होंगे, ऐसा गाल्टन का मानना है। जुड़वा बच्चों की इनकी अपनी थ्योरी थी। लेकिन इन जनरल हम ये पर्सपेक्टिव मान के चलेंगे, ये मान के चलेंगे हम कि बच्चे के विकास में हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण का और वंशानुक्रम का, दोनों का 50% 50-50 रोल होता है, ठीक है। फिर से वही पॉइंट लिखा है कि हेरिडिटी प्रोवाइड्स द रॉ मटेरियल, वंशानुक्रम कच्चा माल प्रदान करता है, वातावरण उसे आकार देता है। वही बात है कि हेरिडिटी आपकी बाउंड्री फिक्स कर देता और इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा कि आपकी अचीवमेंट्स कहाँ तक होंगी। ये लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि नो एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज प्योरली जेनेटिक। विकास का कोई भी पक्ष शुद्ध रूप से अनुवांशिक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि सब कुछ जेनेटिक्स ही डिसाइड करेगा। अगर सब कुछ जेनेटिक्स ही डिसाइड करेगा तो फिर एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला बच्चा भी वो सारी अचीवमेंट्स करना चाहिए उसको जो अमीर परिवार में कर रहा नहीं। हमारा समाज, हमारी परिस्थितियाँ और संसाधन किसको कितना मिल पा रहे हैं, वो सब भी तय करता है कि आपकी अचीवमेंट्स कितनी होंगी, ठीक है। तो अनुवांशिकता ही सब कुछ तय नहीं करेगा, वातावरण भी प्रभाव डालेगा, दोनों 50-50% डालेंगे। तो अभी बाल विकास में वंशानुक्रम का क्या रोल है, ये देखने के बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट में इन्वायरमेंट कैसे रोल प्ले करता है। देखते हैं कि इन्वायरमेंट रोल प्ले कैसे करता है। तो इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग, जैसे कि फैमिली, किस फैमिली में बच्चे का जन्म हुआ है, वहाँ पे उसके पेरेंट्स का क्या पेरेंटिंग की स्टाइल क्या है, पेरेंट्स का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसा है, अमीर परिवार है, गरीब परिवार है, परिवार में साक्षरता दर क्या है, यानी कि पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि पढ़े लिखे होंगे तभी वो अपने बच्चों को उसकी तरफ मोटिवेट करेंगे। और एजुकेशन अगर होगी तो वो ओपन माइंडेड होंगे, बच्चे ओपनली सोच पाएंगे, उनमें क्रिएटिव थिंकिंग होगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगी, वो क्रिएटिव बच्चे होंगे। तो फैमिली का रोल है। फिर समाज का भी रोल होता है, बच्चे का विकास किस हद तक होगा ये समाज पे भी तय करता है। जैसे अगर हम ऐसे समाज के बीच में रह रहे हैं जहाँ सबकी थिंकिंग बाउंडेड है, लड़कियों को लेके अगर स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप हो रखा है कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, अगर ऐसे समाज के बीच में हम रह रहे हैं तो नो डाउट अगर वहाँ पे किसी लड़की का जन्म होता है तो उसको भी वो समाज नहीं पढ़ने देगा। ऐसा
समाज का प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का ये रोल होता है। पीयर ग्रुप कैसा मिला है, सांस्कृतिक मानदंड क्या हैं, कुछ सोशल कल्चरल तो बाउंडेशंस नहीं है कि लड़कियों को, जैसे आपको याद होगा कि रामानुजम के टाइम पे ऐसा था ना कि वो समुद्र पार करके नहीं जाना है उनको, ऐसा कल्चरल बाउंडेशन था उनके ऊपर। तो ये सामाजिक जो बंधन होते हैं, सामाजिक प्रभाव होता है, वो भी तय करता है कि बच्चे का विकास किस हद तक होगा। विद्यालय का भी रोल होता है, आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वहाँ पे टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का पाठ्यक्रम कैसा है, किताबें किस तरीके की हैं, सिलेबस कैसा है, ये सब भी रोल प्ले करता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है तो इसमें 90% चांसेज हैं कि उस सब्जेक्ट के पहले टीचर जो आपको बचपन में मिले होंगे वो बहुत अच्छे रहे होंगे, उन्होंने बहुत अच्छे से आपको कम्युनिकेट करा होगा उस सब्जेक्ट को, बहुत अच्छे से डिलीवर करा होगा कंटेंट को, इसलिए आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगने लगा। तो विद्यालय, वहाँ के टीचर, ये भी इफ़ेक्ट डालते हैं कि बच्चे का विकास कहाँ तक होगा। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है मीडिया। आज के टाइम पे तो हर किसी के हाथ में, छोटे बच्चे के हाथ में भी मोबाइल है, लैपटॉप है, टैबलेट है। तो उसके जो वो कंजम्पशन कर रहा है, ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो कैसी स्क्रीन टाइम जो उसका है वो कितना है और वो किन-किन कंटेंट्स को देख रहा है, ये भी तय करेगा अब कि बच्चे का विकास किस दिशा में हो रहा है और कैसा हो रहा है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले 2 मोटे-मोटे कारण, एक जेनेटिक्स और दूसरा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में ये सोशल मीडिया, स्कूल, फैमिली, ये सारे सारे रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो भाषा अर्जन को लेके अलग-अलग सिद्धांत दिए गए हैं वो कौन-कौन से हैं। मैंने शुरुआत में ये नॉम चॉम्स्की का नाम लिया था। इनका जो थ्योरी है उसका नाम है जन्मजात भाषा सिद्धांत। क्या नाम है? जन्मजात भाषा सिद्धांत। इनका कॉन्सेप्ट ही यही था कि बच्चे को कुछ आपको नहीं सिखाना है, हर एक बच्चा खुद एक डिवाइस लेके पैदा होता है। क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलईडी। बच्चे भाषा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं, इनका मानना है। यह एक मानसिक संरचना है जो भाषा सीखने में सहायता करती है। ठीक है, तो चॉम्स्की का क्या मानना था कि ये डिवाइस जो है ये एक ऐसा नहीं फिजिकल कोई डिवाइस लेके ब्लूटूथ या कुछ ऐसे मोबाइल लेके आता, नहीं नहीं, बच्चा एक मानसिक संरचना लेके आता है, उसी को इन्होंने नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो उसको भाषा सीखने में मदद करती है और ये वो लेके आता है खुद अपने साथ, ऐसा नॉम चॉम्स्की कह रहे हैं जन्मजात भाषा सिद्धांत में। ठीक है, इन्होंने बोला कि हर एक बच्चे के लिए ना सार्वभौम व्याकरण होता है, यानी कि बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे वो फ्रांस में पैदा हो या इंडिया में पैदा हो, हर बच्चा जो भी भाषा सीख रहा है अपने आसपास से, उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लगी हुई है, उसके तहत सीख रहा है वो। हर एक भाषा का एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है कि वो पहले एक शब्द बोलेगा, दो शब्द, फिर पूरे सेंटेंस बोलेगा। तो यूनिवर्सल है ये पैटर्न, हर बच्चा इसी गति से, इसी तरीके से भाषा अर्जित करेगा, ऐसा नॉम चॉम्स्की का मानना है। और सबसे सेंसिटिव टाइम पीरियड भाषा अर्जन के लिए 0 से 6 वर्ष की अवस्था है, ये भी नॉम चॉम्स्की मानते हैं। तो नॉम चॉम्स्की की पॉइंट्स क्या हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेगा और यूनिवर्सल ग्रामेटिकल पैटर्न होता है और 0 से 6 वर्ष सबसे संवेदनशील अवस्था है। अब एक और मनोवैज्ञानिक हुए वाइगॉत्स्की, इनकी चर्चा भी हमने पहली क्लास में करी थी। ठीक है, अब वहाँ पे लेकिन हमने करी थी इनकी थ्योरी को लेके कि जैसे जीन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी थी, ऐसे इनकी सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है उसमें इन्होंने क्या क्या बातें बताई थी। अब भाषा अर्जन के संबंध में क्या बातें इन्होंने बताई हैं वो देखते हैं। तो वाइगॉत्स्की ने बताया कि भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं ना कि जो वाइगॉत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी है, इसमें इन्होंने पूरा फोकस किया है कि बच्चा समाज से सीखेगा, बच्चा कैसे भाषा सीखेगा, समाज से सीखेगा, बच्चे में बुद्धिमत्ता कैसे डेवलप होगी, समाज से डेवलप होगी। तो जहाँ कहीं वाइगॉत्स्की का नाम आए ना, आप ऐसे ऑप्शंस को तलाशेंगे जिसमें भाषा की बात हो रही है। तो जहाँ पे वाइगॉत्स्की से रिलेटेड आपको कुछ ना याद आ रहा हो ना, वहाँ पे बस आप ये ध्यान रखेंगे कि समाज से रिलेटेड ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, जरा आप देख लेते हैं कि इन्होंने कहा क्या एक्चुअली। तो इनका मानना है कि बच्चा समाज से भाषा सीखेगा, समाज से, सामाजिक अंतःक्रिया से बात कर करके समाज से भाषा सीखेगा। और इन्होंने बोला कि सेल्फ टॉक जो है बच्चा, प्राइवेट स्पीच हेल्प चिल्ड्रन थिंक एंड रेगुलेट बिहेवियर। बच्चा जो खुद में बड़बड़ाता रहता है ना, खुद से बात करने की, कुछ ना कुछ अकेले में बोलता रहता है, तो वो बच्चे का भाषा सीखने का एक अवस्था है, वो खुद से बात कर करके सीखता है, ऐसा लेव वाइगॉत्स्की का मानना है। अच्छा, वाइगॉत्स्की से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें और पढ़ी थी ना, जेड पी डी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टेंस का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था
कि बच्चा क्या कर सकता है और किसी की मदद से जो कर सकता है उसके बीच के अंतर को जेडपीडी बोला था इन्होंने। जिन लोगों ने जेडपीडी का कॉन्सेप्ट नहीं सीखा वो फर्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्लास में हमने जेडपीडी को डिटेल में डिस्कस करा है। तो वहाँ पे एक टर्म था एमक्यू, मोर नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि बच्चा किसी की मदद से सीख सकता है। तो वो जो मदद देने वाला व्यक्ति है ना, उसको लेओ वाइगॉत्स्की ने अपनी सामाजिक सांस्कृतिक थ्योरी में बोला है कि वो मोर नॉलेजेबल पर्सन है, उसको एमकेओ बोला है। तो भाषा के संदर्भ में भी यही कह रहे हैं वाइगॉत्स्की कि भाषा भी मोर नॉलेजेबल पर्सन, यानी कि वो जो सहायक व्यक्ति है उसके मार्गदर्शन में सीखी जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट बात वाइगॉत्स्की ने जो बताई है ना, भाषा और विचार परस्पर जुड़े होते हैं, लैंग्वेज एंड थॉट्स आर इंटरलिंक्ड। तो जहाँ कहीं भाषा और विचार आपस में जुड़े हैं ऐसा कुछ है तो वाइगॉत्स्की को आप याद कर लीजिएगा। मोटा मोटा वाइगॉत्स्की का समाज से ही सब लेना देना है, ठीक है। अभी एक और बच्चे हैं बी एफ स्किनर, इनका व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो भाषा के संबंध में, भाषा विकास के संबंध में इनका क्या मानना है देखते हैं जरा। तो स्किनर ऐसा कहते हैं कि भाषा पुनर्बलन और अनुकरण से सीखी जा सकती है। लैंग्वेज इज लर्न थ्रू री एंड इमिटेशन। ये बोल रहे हैं सही बोलने पे पुरस्कार दो और गलत बोलने पे सुधार करो। साथ में ये स्टिमुली और रिस्पॉन्स, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्रिया प्रसूत नियम भी बता रहे हैं कि लागू होगा। और लास्ट पॉइंट इनका क्रिटिसिज्म है, लेकिन क्रिटिसिज्म की बात करने से पहले इनके सिद्धांत को अच्छे से पहले समझ लेते हैं। तो स्किनर मोटा मोटा अपने तीनों पॉइंट्स में ये बता रहे हैं कि भाषा सिखाने का तरीका ये है कि बच्चे को एक लाइन कुछ आपने बोला, बच्चे से वैसा बुलवाइए, या एक शब्द आपने बोला बच्चा वैसा बोले, तो वो आपको कॉपी कर करके सीखेगा। लेकिन साथ में इन्होंने क्या बोला कि बच्चे को जैसे उसने कुछ आपने बोला, उसने सही वर्ड कॉपी कर लिया तो उसको पुरस्कार दो, जैसे टॉफ़ी दे दिया, उसकी प्रशंसा कर दी, ताकि वो बार बार उन शब्दों को रिपीट करे, पुनर्बलन करे और सीख जाए, अच्छे से शब्द की प्रैक्टिस उसकी हो जाए। और अगर वो गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, गलत शब्द सीख रहा है, तो उसको दंड दो या फिर उसमें सुधार करवाओ गलत बोलने पे, ताकि वो सही शब्द ही बार बार रिपीट करे। तो स्किनर का ऐसा मानना है ना। और क्रिया प्रसूत अनुबंध जो इनका है, ऑपरेंट कंडीशनिंग बी एफ स्किनर की थ्योरी में है। तो ये क्या है कि जैसे बच्चे का रिस्पॉन्स हो उस हिसाब से उसको स्टिमुलेट करो। तो आर एस बॉन्डिंग, एस आर जो लिखा हुआ ना, कि जैसे बच्चा सही से एक शब्द प्रोनाउंस कर रहा है, कॉपी कर रहा है, तो उसकी आपने प्रशंसा कर दी, उसको चॉकलेट दे दी, तो ये हुआ जैसा रिस्पॉन्स वैसा स्टिमुली, ठीक है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंध भी यहाँ पे लागू होगा। स्किनर का मोटा मोटा ये मानना है कि सही बोले तो उसको पुरस्कार दो, गलत बोले तो सुधार करवाओ, और बच्चा बार बार रिपीटेशन कर करके सीखेगा, ऐसा स्किनर का मानना है। उसमें मतलब आपको भी लगना पड़ेगा, ठीक। क्रिटिसिज्म क्या है, जो व्यवहारवादी सिद्धांत है स्किनर का, इसकी आलोचना कैसे की जाती है, किन किन बिंदुओं पे। तो आलोचना में कहा जाता है कि अगर ऐसा है कि बच्चा आप जब कुछ बताएंगे उसी को रिपीट करके सीखेगा, और आप तारीफ करने पे चॉकलेट देंगे, मना करने पे सुधार करेंगे, तो जब आप नहीं होंगे, यानी कि आपने जितना सिखा दिया ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं बच्चा खुद से नहीं सीखेगा, मेरे सिखाने पे ही सीखेगा, तो जब आप नहीं होंगे तो बच्चा नई चीज़ें कैसे सीखेगा, जितना आपको आ रहा उतना ही सीख पाएगा। तो व्यवहारवादी सिद्धांत जो स्किनर का है उसकी आलोचना की जाती है कि नहीं, अगर ऐसा है तो फिर नई चीज़ें कैसे सीख लेगा बच्चा, ये इनका ड्रॉबैक है। तो इन तीनों थ्योरीज को एज इट इज याद रखेंगे, और इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो हम वहाँ पे आराम से क्लिक कर सकते हैं। आज की क्लास में थ्योरी पॉइंट्स जो आपके थे वो कौन कौन से थे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो भाषा विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है, और जन्म के टाइम बच्चा सबसे पहले रो के कम्युनिकेट करता है, और सबसे संवेदनशील अवस्था होती है 0 से 6 ईयर्स। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके बच्चा पैदा होता है। ये सारी बातें नॉम चॉम्स्की ने बताई, हमने चर्चा की। वाइगॉत्स्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, उन्होंने बोला कि भाषा सामाजिक और निजवाड़ी सोच को दिशा देती है, मतलब बच्चा प्राइवेट टॉक खुद से करके सीखता है और समाज से सीखता है। क्रिएटिविटी इन्वॉल्व्स डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड 4 पीज। गिलफर्ड का नाम मैंने बताया, आप याद रखेंगे कि क्रिएटिव बच्चे में एफ एफ ओ ई यानी कि फ्लुएंसी होनी चाहिए, और बच्चे में ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, और इलेबोरेशन होना चाहिए, और बच्चे के थॉट्स क्या होने चाहिए, मौलिक होनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिनल थिंकिंग, फ्लुएंसी होनी चाहिए उसके अंदर, और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय तो अब बी फॉर बॉल नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो विचारों में परिवर्तन कर सके, तो ये सारे चीज़ें होनी चाहिए। साथ में गिलफर्ड ने जो एफ एफ ओ ई बताया था ना, इसके साथ 4 पी भी 4 पैरामीटर्स हैं इनके, पर्सन, प्रोसेस,
प्रोडक्ट और प्रेस, यानी कि व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, सृजनात्मक कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है, यानी कि बच्चा कैसा है, किस प्रक्रिया के थ्रू कर रहा है, यानी कि वो बच्चा किस रास्ते को अपनाते हुए अपना कार्य कर रहा है। प्रोडक्ट यानी कि जो भी कार्य वो कर रहा है, क्रिएटिव टास्क कर रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग कर रहा है, उसका आउटपुट क्या मिला। ठीक है, जैसे बच्चा पेंटिंग कर रहा है तो एक अच्छी सी पेंटिंग बना के उसने आपके हाथ में रखी, तो जो उसने क्रिएटिव टास्क करा यानी पेंटिंग करी, उसका एक आउटपुट आपके सामने क्या आया। और दबाव यानी कि सोसाइटी का क्या प्रेशर था उस पर, क्या समाज का और इन्वायरमेंट का प्रभाव था जिसके कारण वो यह कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ। तो 4 पैरामीटर और 4 पी याद रखेंगे, पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट और प्रेस। ये भी गिलफर्ड की थियोरी में है। और फिर हमने देखा कि डेवलपमेंट इज शेप्ड बाय बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, यानी नेचर और नर्चर दोनों की भूमिका है, प्रकृति और पोषण। हेरिडिटी भी इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ये हमने देखा। सबसे लास्ट फिर हमने देखा कि न्यूट्रिशन, स्कूल क्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर की इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में, इन्वायरमेंट तो रोल प्ले करता है लेकिन उसके सब फैक्टर्स में हमने देखा कि न्यूट्रिशन कैसा अवेलेबल है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है, बच्चे ने जिस परिवार में जन्म लिया है, माता पिता कैसे हैं, स्कूल की क्वालिटी कैसी है, ये फीचर्स भी काफ़ी हद तक प्रभावित करेंगे कि बच्चे का विकास कैसे होगा। तो आज हमने वो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए लैंग्वेज डेवलपमेंट से, यानी भाषा विकास से रिलेटेड थ्योरीज हमने देख ली, की पॉइंट्स देख लिए, इससे रिलेटेड जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रखे हैं अब जरा उन पे एक नज़र डालते हैं और देखते हैं आज की क्लास में आपने जो कुछ सीखा ये कितना इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ठीक है, तो जरा प्रीवियस ईयर देख लेते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है, ये यूपी टेट 2019 का क्वेश्चन है। यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया कि भाषा विकास का मुख्य संवेदनशील काल कौन सा होता है। देखिए एज इट इज क्वेश्चन रखा हुआ है जो हमने आपको, नॉम चॉम्स्की ने आपको क्या बताया था, 0 से 2 ईयर या 6 to 12 ईयर, 12 to 18 ईयर, 0 to 6 ईयर। नहीं, नॉम चॉम्स्की ने आपको डायरेक्ट बताया है कि 0 से 6 ईयर्स तक की अवस्था जो होती है सबसे लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए सबसे क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 0 से 2 ईयर नहीं होगा, ये गलत ऑप्शन है आपका। और 6 से 12 में क्या ही सीखेगा, 6 साल तक तो बच्चा भाषा ठीक ठाक सीख जाता है, 12 से 18 साल तक ये भी गलत है। तो पहला ऑप्शन भी गलत है कि 0 से 2 साल तक भाषा सीख लेगा, नहीं। 0 से 6 ईयर्स तक सबसे संवेदनशील काल होता है और ये आपको किसने बताया, नॉम चॉम्स्की ने बताया। आंसर इसका देख लेते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि 0 से 6 वर्ष भाषा विकास की संवेदनशील अवधि होती है, मस्तिष्क सबसे अधिक रिसेप्टिव मोड में होता है, ग्रहणशील अवस्था में होता है। देख रहे हैं एज इट इज जो की पॉइंट्स रिवाइज कराए हैं उन पे क्वेश्चन आ रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीटेट 2018 में पूछा गया है कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड देख रहे हैं क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की, हाउ डू चिल्ड्रेन एक्वायर लैंग्वेज, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं। याद आया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके पैदा होते हैं, अनुकरण और पुरस्कार से सीखते हैं, गलत बात है, ये तो स्किनर ने बताया था, स्किनर की थ्योरी है ना, बीएफ स्किनर की थ्योरी, व्यवहारवादी सिद्धांत। चॉम्स्की ने तो इसकी चर्चा की नहीं। और थ्रू फॉर्मल स्कूल इंस्ट्रक्शन, नहीं भाई, स्कूल में जाके क्यों सीखेंगे भाषा, भाषा अर्जन यंत्र लेके बच्चे पैदा होते हैं ना लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ। ओनली थ्रू सोशल इंटरेक्शन, वाइगॉस्की की थ्योरी में है कि सोशल इंटरेक्शन से सीखते हैं, लेकिन केवल सोशल इंटरेक्शन से सीखेंगे, गलत बात। और दूसरे जब क्वेश्चन में आपको चॉम्स्की पूछा है तो हमें पता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से ही सीखेंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए आंसर आपका बी है और एक्सप्लेनेशन दिया है। चॉम्स्की का जन्मजात सिद्धांत कहता है कि बच्चे एलईडी के साथ जन्म लेते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेके बच्चे पैदा होते हैं। अभी हमने बहुत अच्छे से थ्योरी में इसको कवर करा है आज ही की क्लास में। ठीक है, अभी देख लेते हैं सृजनात्मकता से जुड़ा चिंतन है, ये रीड 2021 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रीड 2021 में, कि द टाइप ऑफ थिंकिंग एसोसिएटेड विद क्रिएटिविटी। मैंने बताया था ना गिलफर्ड का नाम, कि क्रिएटिविटी की जैसी भी बात आएगी क्या आपको याद आना चाहिए, कन्वर्जेंट थिंकिंग। नहीं, एमसीक्यू पैटर्न अच्छा नहीं होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। बच्चे को ये मौका दीजिए ना कि वो अलग अलग उत्तर लिख सके अपने विचारों के हिसाब से। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग पॉजिटिव ऑप्शन है, लेकिन गिलफर्ड ने सीधे सीधे बता रखा है कि क्रिएटिविटी डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग से रिलेटेड होती है, तो क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पे उतना अच्छा ऑप्शन नहीं माना जाएगा। अभी डी ऑप्शन में क्यों डिस्कार्ड कर रहा हूँ, रूट मेमोराइजेशन, यानी कि रटंत नहीं भाई, रटंत विद्या नहीं लगानी है, उसको रटा के आप कैसे, क्रिएटिव बच्चा रटंत वाला थोड़ी ना होगा।
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी क्रिएटिविटी से। क्रिएटिव बच्चे में डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए। किसने बोला ये बात? ये बात बोला था गिलफर्ड ने, मैंने आपको बता रखा है। देखिए, गिलफर्ड ने अपसारी चिंतन को सृजनात्मकता का केंद्र बताया था। बी ऑप्शन आपका सही है। देख रहे हैं कि आज के जो आपने की पॉइंट्स देखे ना, उससे रिलेटेड यूपी टेट 2016 का अगला क्वेश्चन है आपका। देखिए, ये 2016 में आपके पूछा गया यूपी टेट में। वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा विकास का मुख्य आधार क्या है? आनुवांशिक कारण है क्या भाषा विकास के मुख्य आधार? नहीं, उन्होंने तो वाइगॉत्स्की का नाम आते ही आपको याद आना चाहिए समाज से ही सब कुछ सीखेगा। बी ऑप्शन में देखिए सामाजिक अंतःक्रिया सही है, लेकिन तरह सी और डी देख लेते हैं। तो करें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन से सीखेगा, मतलब हम इंस्ट्रक्शन देंगे? नहीं, ये तो स्किनर की कहानी है, लेकिन हमें तो वाइगॉत्स्की पूछी जा रही है। इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन से सीखेगा, खुद से व्यक्तिगत अन्वेषण से, ठीक है सीखेगा, लेकिन अगर वाइगॉत्स्की की बात है तो समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। अगर वाइगॉत्स्की लिखे हैं क्वेश्चन में तो समाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बी क्वेश्चन, बी ऑप्शन आपका सही होगा। यूपी टेट 2016, देखिए बी ऑप्शन आपका सही है। एक्सप्लेनेशन क्या? वाइगॉत्स्की के अनुसार भाषा और विचार सामाजिक अंतःक्रिया एवं सांस्कृतिक साधनों से विकसित होते हैं। ठीक, देख रहे हैं कितनी इंपॉर्टेंट क्लास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सीटेट 2019 का क्वेश्चन है कि गिलफर्ड के अनुसार सृजनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या है? अकॉर्डिंग टू गिलफर्ड द मेन फीचर ऑफ क्रिएटिविटी इज व्हाट? मेन फीचर क्या है? हाई मेमोरी कैपेसिटी होगी उस बच्चे में, यानी कि वो बच्चा जो क्रिएटिव होगा, जो बच्चा क्रिएटिव होगा क्या उसमें मेमोरी कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी? ज़रूरी नहीं है। क्रिएटिविटी का इससे कोई लेना देना नहीं कि आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है। इंटेलिजेंस बहुत, बी ऑप्शन क्या करा है? फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। मैंने गिलफर्ड का नाम आते ही मैंने आपको FFOE बताया था ना, FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। तो बी ऑप्शन एज इट इज़ रखा है, जो कि सही है, देखते ही पता चल रहा है आपको। लेकिन सी और डी जरा देख लेते हैं। सी और डी जरा देख लेते हैं। तो इंटेलिजेंस ओनली नहीं, केवल बुद्धि सृजनात्मक बच्चे में होगा, गलत बात। सब्जेक्ट नॉलेज नहीं, क्रिएटिव सब्जेक्ट नॉलेज तो बहुत बच्चों में हो सकती है। क्रिएटिविटी के लिए गिलफर्ड का नाम जैसे ही आया, आपको FFOE याद रखना है। उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए विचारों में, मौलिकता होनी चाहिए उसके उत्तर में, और विस्तार होना चाहिए। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। एज इट इज़ ये की पॉइंट्स हैं जो आपको आज की क्लास में बताए गए हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना। गिलफर्ड्स के 4 ट्रेड्स FFOE, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। सीटेट 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट यूपीटेट 2015 का क्वेश्चन है कि बच्चे के विकास में सबसे अधिक प्रभाव किस कारक का होता है? विच फैक्टर हैज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट? बताइए ज़रा इसका आंसर। केवल हेरिडिटी का? नहीं भाई, केवल हेरिडिटी का नहीं होगा। वैसे भी जहाँ कहीं केवल लगा हो ना कि केवल इसी की वजह से, तो वो नेगेटिव वाइब होती है। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए कौन सा ऑप्शन ज़्यादा चीज़ों को कंटेन कर रहा है, पॉजिटिव वाइब किस में आ रही है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल वातावरण। नहीं, हमने पढ़ रखा है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इक्वल रोल है। केवल साथी समूह, साथी समूह का असर तो पड़ता है, इन्वायरमेंट का एक सब फैक्टर है। जो इन्वायरमेंट है ना, उसमें स्कूल, कॉलेज, पीयर ग्रुप, वो सब आ जाते हैं। सी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का इफेक्ट होता है बच्चे के विकास में? तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। यूपीटेट 2015 का ये क्वेश्चन आपका बन गया। देखिए सी ऑप्शन यहाँ पे सही है कि डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर एंड नर्चर, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट है सीटेट 2020 का क्वेश्चन है कि भाषा विकास की होलोफ्रेस्टिक अवस्था में बच्चा रेंज पूछ रहा, अच्छा नहीं पूछ रहा है कि होलोफ्रेस्टिक एज में क्या सीखता है। होलोफ्रेस्टिक में पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना सीख जाता है? नहीं, ये तो 2 से 5 वर्ष की अवस्था में सीखता है लास्ट में। तो पूर्ण वाक्यों का प्रयोग करना तो नहीं सीखता है। ठीक, बच्चा पढ़ और लिख सकता है? नहीं, होलोफ्रेस्टिक में पढ़ना और लिखना कैसे सीख जाएगा? वो तो 2 से 5 में पूरा एक शब्द बोलना एक सेंटेंस बोलना सीखता है। तो यूजेज वन वर्ड टू मीन अ होल सेंटेंस, एक शब्द से पूरा वाक्य अभिव्यक्त करता है, केवल बड़बड़ाता है? नहीं, क्वीन के बाद बेबलिंग होती है और फिर होलोफ्रेस्टिक एज आती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही, सॉरी बबलिंग यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि क्वीन के बाद बबलिंग और फिर होलोफ्रेस्टिक एज आती है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चा एक शब्द बोल पाता है होलोफ्रेस्टिक एज में, टेलीग्राफिक उसके बाद होती है जिसमें 2 शब्दों को बोल पाता है वो। आज के ही क्लास में हमने ये देखा है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। होलोफ्रेस्टिक 9 से 18 माह की अवस्था होती है जहाँ बच्चा एक शब्द को बोल पाता है, जैसे कि मामा बोलना है उसको, मामा, पापा, मम्मा, इस टाइप एक वर्ड बोल पाता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीट राजस्थान में जो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है 2022 का क्वेश्चन है कि सृजनात्मकता के विकास के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा वातावरण क्या है। क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए क्रिएटिविटी डेवलप करने के लिए बच्चों में। क्लास का माहौल कैसा होना चाहिए, कठोर और निर्धारित उत्तरों वाला नहीं भाई। अगर फिक्स्ड आंसर है तो सबसे पहले तो कन्वर्जेंट थिंकिंग हो गई, और गिलफर्ड ने बता रखा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए क्रिएटिविटी में। दूसरी बात, रिजिडिटी, बच्चे पे बाउंडेशन लगाना, ये सारी निगेटिव चीज़ें हैं। एनसीएफ, एनईपी जो शिक्षा नीति है, कोई भी इसका सपोर्ट नहीं करता कि आप बच्चों पे बाउंड्री लगाइए, बच्चों को कठोरता से ट्रीट करिए, नहीं। तो ऐसे ऑप्शंस को तो तुरंत गलत कर देना है। बी ऑप्शन कह रहा है ओपन, सपोर्टिव एंड नॉन थ्रेटनिंग, खुला, सहयोगी और भयमुक्त होना चाहिए माहौल। ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है, लेकिन जरा सी और डी को देख लेते हैं। तो ओनली टेक्स्ट टू बेस्ड नहीं भाई, सिर्फ किताबों से थोड़ी ना पढ़ाना है। अब तो हम सीबीएसई में सीसीई की बात करते हैं कि कॉन्टिन्यूअस और कंप्रिहेंसिव इवेल्युएशन होना चाहिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि बच्चा ग्राउंड में खेल रहा तब भी आप ऑब्जर्व करिए उसको, सिर्फ किताबों से थोड़ी ना, बच्चा आसपास से समाज से भी सीखता है। डी ऑप्शन क्या है कि कम्पिटिटिव और मार्क्स फोकस, नहीं, नंबरों के लिए नहीं पढ़ाना है, नॉलेज के लिए पढ़ाना है बच्चे को, एक्सपीरियंस के लिए पढ़ाना है बच्चे को। तो डी ऑप्शन भी गलत हो गया बच्चा आपका। बी ऑप्शन जो कि आपको सही पहले से लग रहा था, ठीक, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आंसर इसका देख लेते हैं। आंसर आपका बी है। सृजनात्मकता मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित और खुले वातावरण में पनपती है। तो क्रिएटिविटी अगर बच्चे में डेवलप करनी है ना, तो उसको बाउंड्रीज में मत फिक्स करो कि ये किताब का चैप्टर है, ये आंसर है, यही रट्टा मार लो, यही एग्जाम में लिख दो, नहीं। खुला और सहयोगी तथा भयमुक्त वातावरण अगर क्लास का है तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूट्रिशन किस प्रकार के विकास कारक का उदाहरण है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन आपका जाएगा कहाँ पे, हेरिडिटी में या इन्वायरमेंट में। दो ही मेजर फैक्टर्स थे, तो इन्वायरमेंट में जाएगा न्यूट्रिशन, आपको क्लियर पता है। हेरिडिटी में नहीं जाएगा। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर तो हेरिडिटी के अंदर, सॉरी, इन्वायरमेंट के अंदर ही उसका एक सब फैक्टर है। मनोवैज्ञानिक कारक, ये भी इन्वायरमेंट के अंदर ही आप मान सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आपका न्यूट्रिशन जाएगा, कि परिवार की स्थिति कैसी है, न्यूट्रिशन उस हिसाब से कैसे प्रोवाइड हो रहा है। तो पोषण, स्वास्थ्य, सेवा, घर का वातावरण, ये सभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये सभी क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। ये आपका सुपर टेट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, सोचिए, सुपर टेट 2021 में प्रश्न आपसे पूछा गया था। स्किनर के अनुसार भाषा किस प्रक्रिया से सीखी जाती। बी एफ स्किनर ने क्या बताया था भाई, सबसे ज़्यादा टाइट जो इनका ही सिद्धांत था, जिन्होंने कोई स्वतंत्रता दी ही नहीं। जन्मजात व्याकरण सीख के आता है बच्चा, नहीं नहीं, ये तो थोड़ा थोड़ा मिलती हुई बातें हैं उनकी, चॉम्स्की की, थोड़ा मिलती जुलती बातें। फिर कह रहे हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड री इन्फोर्समेंट, ऑपरेंट कंडीशनिंग तो बी एफ स्किनर की थ्योरी ही है, तो ये तो बी ऑप्शन सीधे सीधे वही रख दिया। लेकिन जरा सी और डी देख लेते हैं। सी कह रहा सामाजिक अंतःक्रिया, नहीं भाई, सामाजिक वाली बात तो वाइगॉत्स्की ने की थी, स्किनर ने की ही नहीं थी। परिपक्वता से भाषा सीखेगा, गलत बात भाई, बच्चा परिपक्व होने में तो बड़ा टाइम लगाएगा, क्या तब तक बोलेगा ही नहीं। बी ऑप्शन सही है, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑप्शन बी एफ स्किनर का सही है, और आज की क्लास में आपको ये बताया भी गया है। सीटेट 2017 का प्रश्न है, देखिए आपका प्रश्न बन गया। स्किनर व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने कहा सही भाषा को पुनर्बलित और गलत को बुझाया जा सकता है, मतलब कि वही कि सही बोल रहा है तो उसको चॉकलेट दे दो, गलत बोल रहा है तो उसको समझाओ कि ये गलत वर्ड है और बार बार रिपीट करवाओ सही शब्द को, ये स्किनर का मानना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 पीज ऑफ क्रिएटिविटी में प्रेस किसे कहते हैं। मैंने 4 पीज आपको बताए थे ना, पर्सन, प्रोडक्ट और पियर, प्रेस, 4 वर्ड्स गिलफर्ड ने दिए थे। तो उसमें प्रेस क्या है, प्रेस वहाँ पे क्या था, सामाजिक दबाव क्या है, समाज का दबाव क्या है, यानी कि सी ऑप्शन। सीधे सीधे ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट आप मान सकते हैं कि अगर आपको गिलफर्ड के उन 4 पीज के बारे में नहीं पता है तो शायद आप इसको डिस्कार्ड नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट मान सकते हैं इसको। ये यूपी टेट 2018 में आया है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आपको आज की क्लास आपने देखी है तो आप आसानी से ये बात जानते हैं कि इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल प्रेशर स्टैंड्स फॉर प्रेस इन 4 पीज ऑफ गिलफर्ड्स क्रिएटिविटी। तो अगर आपने वो देखा है तो आपको पता है बाकी ऑप्शंस आपके गलत होने वाले हैं, केवल ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्यों,
क्योंकि गिलफर्ड ने जो 4P दिया है उसमें आखिरी P जो प्रेस है, पीयर, प्रोडक्ट, पर्सन, और लास्ट जो है वो है आपका प्रेस, यानी कि समाज का दबाव क्या था वो कार्य करने के पीछे, समाज की प्रेरणा क्या थी, तो वातावरण या बाह्य दबाव को बताता है। ये यूपीटेट 2018 का क्वेश्चन आपका है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। जो 4P थे ना उसके, प्रोसेस, पर्सन, प्रोडक्ट और प्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रीट 2018 का प्रश्न है कि भाषा विकास में बड़बड़ाना किस आयु में होता है। मैंने बोला था ना कि वो एज रेंज आप याद रखेंगे, तो सबसे पहले रोता है बच्चा, फिर कूइंग करता है, और कूइंग के बाद फिर बैबलिंग होता है। तो बैबलिंग सेकेंड स्टेज थी ना, 3 to 6 मंथ में करेगा, 0 to 1 मंथ में नहीं करेगा भाई। शुरुआत में तो रोएगा और एक ही आवाज़ केवल निकाल पाएगा। 12 से 18 तो बहुत ज़्यादा हो गई, टेलीग्राफिक के आसपास जाएगी ये। 2 से 3 साल ये आप पूरा एक सेंटेंस बोलने लगेगा तब तक बच्चा। तो 3 से 6 माह की अवस्था में ये सबसे सूटेबल ऑप्शन है, बैबलिंग करेगा बच्चा। ठीक है, जहाँ पे वो क्या करेगा, वो कुछ आवाज़ें स्वर के साथ साथ व्यंजन भी मिक्स करके बोलने लगेगा। ये 3 से 6 माह की अवस्था में स्वर व्यंजन संयोजन, जैसे बा बा मा मा पापा, ऐसे ऐसे सब मतलब आवाज़ों को मिला के बोलने की कोशिश करेगा। ये स्टेज, वो स्टेज आप रेंज वाइज याद रखेंगे, उससे क्वेश्चन देख रहे हैं डायरेक्ट बनते हैं यहाँ पे। सीटेट 2021 में कि सामाजिक आर्थिक स्थिति बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करती है। सामाजिक आर्थिक स्थिति कैसे प्रभावित करती, कोई प्रभाव नहीं डालती है, गलत बात भाई, प्रभावित तो करती है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आती है। इट अफेक्ट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, संसाधनों, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रभावित करती है। बिल्कुल सही आंसर, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बट सी और डी को देखेंगे। ओनली अफेक्ट्स फिजिकल डेवलपमेंट, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि केवल शारीरिक विकास नहीं भाई, शारीरिक ठीक है, अगर न्यूट्रिशन कम मिल रहा है बच्चे को तो हो सकता है फिजिकल ग्रोथ कम हो, लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं, साथ में बाकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा बच्चे के। तो केवल इमोशनल नहीं, हो सकता है वो दुखी रहे, इमोशनल एस्पेक्ट्स उसके डिप्रेस्ड हो जाएं, वो हो सकता है, लेकिन बाकी इफेक्ट भी पड़ेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट के बाकी डायमेंशंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये सही होगा कि सामाजिक आर्थिक स्थिति बच्चे के विकास को कैसे प्रभावित करेगी, कि वो अगर ऐसे जगह पे है ना कि जहाँ पे कम पढ़े लिखे लोग हैं या शिक्षा का उतनी महत्ता नहीं है, तो शायद उसको स्कूल ना भेजा जाए, गरीब परिवार में है तो शायद संसाधन कम हो, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल है। ठीक है, ये सीटेट 2021 का क्वेश्चन है, ज़रा देख लेते हैं ऑप्शन इसका। बी ऑप्शन सही है। और निम्न सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो होते हैं, पोषण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं को सीमित करती है। हाँ, उनकी रीच नहीं होती ना रिसोर्सेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यूपीटेट 2017 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका यूपीटेट 2017 का क्वेश्चन है कि वाइगॉस्की का निजवाड़ी का क्या अर्थ है। बच्चा जो खुद से बात कर करके सीखता है ना अकेले में, वाइगॉस्की ने बताया समाज से सीखता है, खुद भी बड़बड़ाता रहता है उससे सीखता है। बच्चा सहायता के लिए दूसरों से बात करता है, नहीं भाई दूसरों से नहीं, खुद से बात करता है। कक्षा में फुसफुसाता है, अरे नहीं वाइगॉस्की कक्षा में क्यों फुसफुसाएगा, डिस्टर्ब थोड़ी ना करेगा दूसरे, बच्चा खुद से बात करता है अकेले में। रीड अलाउड फ्रॉम टेक्स्ट बुक, किताब तेज तेज से पढ़ेगा नहीं। चाइल्ड स्पीक्स अलाउड टू गाइड देयर ओन थिंकिंग, बच्चा अपनी सोच को नियमित करने के लिए जोर जोर से बोलता है। ये ऑप्शन सही होगा। वाइगॉस्की ने अपनी थ्योरी में बताया ना, बच्चा खुद से बात कर करके अपने को और ज़्यादा नियमित करता है अपनी सोच को, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। वाइगॉस्की निजवाड़ी सिद्धांत में कहते हैं कि बच्चों को व्यवहार नियमन और सतत समस्या समाधान में सहायता करती है निजवाड़ी, जो खुद से वो बात करते हैं। ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, सुपर टेट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसका आंसर मैं छोड़ दूं क्या, कमेंट सेक्शन में देंगे आप लोग इसका आंसर। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ और कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर देंगे कि क्रिएटिविटी को प्रभावित करने वाला सही कारक कौन सा है, केवल बुद्धि, या केवल हेरिडिटी, या फिर मोटिवेशन, इन्वायरमेंट, फ्रीडम टू एक्सप्लोर एंड टीचर, और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। आपको ऑप्शन देख के लग रहा होगा ना कौन सा सही है। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा, सुपर टेट 2022 का है। अगर आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया सर्टिफिकेट, फिर वैकेंसी आई और आप सुपर टेट में बैठे, तो ऐसे क्वेश्चंस का सामना आपको करना पड़ेगा। ठीक, तो ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ और इसका ऑप्शन मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं जल्दी से स्लाइड हटा दूंगा। ठीक, तो इसका आंसर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। साथ में आप लोग जो आंसर तो देख लिया होगा आप लोगों ने, बट चलिए कोई बात नहीं, जिन्हें नहीं देखा वो आंसर दे देंगे। और एक्सप्लेनेशन, एक सेकेंड, आंसर देख लिया कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में डालिएगा। यहाँ पे आंसर की लगी हुई है और
आज की क्लास के मेन पॉइंट जो हमने डिस्कस करे वो क्या थे, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि भाषा विकास में नोम चॉम्स्की का नाम याद रखेंगे। 0 से 6 वर्ष की संवेदनशील अवस्था होती है। वाइगॉत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी थी, बच्चा खुद से बात कर करके, समाज से बात करके सीखेगा। क्रिएटिविटी में गिलफर्ड को याद रखेंगे। गिलफर्ड ने जो FFO, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलोबरेशन बोला है, और 4P बोला है, वो दोनों याद रखेंगे। डेवलपमेंट सेव्ड बाई हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, नेचर और नर्चर दोनों की भूमिका होती है। सब कुछ जेनेटिक्स आपको नहीं देगा और सब कुछ एनवायरनमेंट भी नहीं देगा, तो डेवलपमेंट में दोनों की भूमिका होती है। न्यूट्रिशन, स्कूल क्वालिटी एंड SCS, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आर की इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ढेर सारे फैक्टर हमने पढ़े, उसमें न्यूट्रिशन हमने सीखा, विद्यालय कैसा है, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कैसी है। ओपन सपोर्टिव क्लासरूम्स नर्चर क्रिएटिविटी। NCF 2005 में भी ये प्रोविजन है। NEP भी यही कहती है कि खुली और सहयोगी कक्षाएं होनी चाहिए क्रिएटिव थिंकिंग डेवलपमेंट के लिए। और अभी गवर्नमेंट का फोकस क्या है, NEP में जो लिखा है कि आप क्रिएटिव बच्चे हो सकें, इसलिए ये सारी व्यवस्थाएं करी जाएं विद्यालयों में। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है ना हम लोगों की। एक्चुअली हम लोग की पॉइंट्स रिवाइज करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं थ्योरी के बाद फिर ड्रॉप कर दूंगा ना, तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि इस पे बेस्ड कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए मैं 15 क्वेश्चन लेके आता हूँ। मेरा टारगेट ये रहता है ना कि यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस हो जाएं, और 30 क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में मैंने दे रखा है, और यहाँ पे 10 से 11 के बीच में, 10 से 11 के बीच में वो पोर्टल पे लाइव रहेगा। और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में www.examresearch.com, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक होगा, वहाँ पे टेस्ट सीरीज पड़ जाएगी। तो 30 क्वेश्चन वहाँ प्रैक्टिस करिए, 15 यहाँ क्लास में मेरे साथ करिए। 45 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से लगभग 14-15 क्लासेज, यानी कि 600 प्लस क्वेश्चंस आपके पास बल्क में होने जा रहे हैं, ठीक है। और ये टेस्ट अभी हम हटा दे रहे हैं, क्योंकि आप अगर अभी हम टाइम लिमिट नहीं रखेंगे तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, लेजीनेस में सब इकट्ठा हो जाएगा। तो अभी हम 1 घंटे में हटा दे रहे हैं, ठीक। लेकिन बाद में हम क्या करने वाले हैं कि इन टेस्ट सीरीज के सॉल्यूशंस भी एक्सप्लेन कर देंगे, अगर टाइम रहा तो। इन टेस्ट सीरीज के लिए भी एक वीडियो बना देंगे हम कि उनके सॉल्यूशंस आपके साथ डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, और सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके एक PDF डाल देंगे। तो वो 600 क्वेश्चंस की एक PDF आपके पास आ जाएगी ना, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के साथ साथ हमारे खुद के डेवलप किए हुए क्वेश्चंस होंगे, जो इक्वल आपकी डिफ़िकल्टी लेवल के होंगे। तो अगर आप इतना प्रैक्टिस हमारे साथ कर लेते हैं जुड़ के, तो CDP में मैं दावा कर सकता हूँ कि आप 30 आउट ऑफ 30 आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और हमारे साथ बने रहिए। अपने मार्क्स आज के टेस्ट के वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, ठीक है, तो वो ऑप्शन और एक्सप्लेनेशन दोनों टाइप करके डालेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए।